नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन जो होता है उसे अपन बोलेंगे फसल चक्र। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप रोटेशन है इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब यहाँ जैसे एग्रीकल्चर के अंदर इसका जो योगदान है उस योगदान के बारे में बात करेंगे, इसकी जो बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। क्रॉप रोटेशन किसान के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को अदल बदल कर बोने की प्रणाली को फसल चक्र कहा जाता है। एक बार देखिएगा आप, जैसे एक निश्चित क्षेत्र है, यह आपका एक निश्चित क्षेत्र है। इस निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को अदल बदल कर बोना जिससे मृदा उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे, इस प्रणाली को अपन ये क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहा जाता है। यहाँ आपके सामने डेफिनेशन दी हुई है। किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर निश्चित अवधि में कोष्टक में दे रखा है 2 से 5 वर्ष फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके तथा मृदा उर्वरता बनी रहे, इसे क्रॉप रोटेशन या सस्यावर्तन या फसल चक्र कहा जाता है। यहाँ सस्यावर्तन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कृषि साधनों का अधिकतम प्रयोग तथा नमी के अभाव में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है। इसका यह है भाई संसाधनों के अभाव में भी आप सही प्रकार से या अच्छा कृषि उत्पादन प्राप्त करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। बात करेंगे फसल चक्र के सिद्धांतों की। फसल चक्र के जो सिद्धांत है, किन किन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी मृदा की जो उर्वरता है, सॉइल फर्टिलिटी है, उसको लंबे समय तक अपन बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ पहला जो सिद्धांत है वो ये है, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों को बोना। ये कहना चाह रहा है कि आप जिसे एक ऋतु के अंदर गहरी जड़ वाली फसलें बो, दूसरी ऋतु में कम गहरी जड़ वाली फसलों को बो, उससे क्या होता है कि मृदा के जो संस्तर होते हैं सभी संस्तरों से पौधों के द्वारा पोषक तत्व एब्जॉर्मेशन कर लिए जाते हैं। जैसे यहाँ अपन बात करेंगे, जैसे यह आपका सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने यहाँ कपास लगा दिया। कपास की जड़ें थोड़ी अधिक गहरी होती है, लेकिन यहाँ जिसे इस खरीफ के अंदर आपने कपास लगाया है, अब जो रबी का मौसम होगा उस रबी के मौसम में यहाँ आप क्या लगाओ, यहाँ गेहूँ लगाओ। तो इससे क्या होगा, जिसे ये कपास की फसल है, ये कपास की फसल इसके नीचे के एरिया के अंदर क्या करेगी, पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। तो ये जो जोन है आपका, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्या होता है कि जो आपका गेहूं की क्रॉप है वो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। लेकिन यदि आप ऐसा करते कि कपास लगाने के बाद दूसरी फसल भी ऐसे लगाते जिसकी जड़ें हैं वो कपास की जितनी गहराई में जाती, तो इस एरिया में जो कपास की फसल के द्वारा जो पोषक तत्वों का ह्रास किया है उसके जस्ट बाद में आपने ऐसी क्रॉप लगा दी, तो उससे क्या होता है, जैसे सरसों लगा दिया आपने, चना लगा दिया, उसकी जड़ें भी क्या होती है, अधिक गहरी होती है। तो ये जोन है वो इस फसल के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभाव हो जाता है और इस फसल का प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। यहाँ एक और चीज़ देखते हैं अपन, एक चीज़ ये देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर जो कपास है, कपास की गहरी जड़ वाली फसल लगा दी। अब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर गेहूं लगा दिया, गेहूं की जड़ें हैं वो कम गहराई पे होती है, तो जब गेहूं प्रोडक्शन देता है तब तक ये जो जगह है ये वापस रिकवर होती है। यहाँ पे वापस पोषक तत्वों की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो मृदा की प्रत्येक गहराई तक या प्रत्येक संस्तर की डेप्थ में न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस होता है वो प्रॉपर्ली हो जाता है, जिससे मृदा की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो पहला यहाँ पर सिद्धांत था गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसल बोना। जैसे यहाँ बात करेंगे कपास की फसल के बाद आपने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया। सोयाबीन जो है, सोयाबीन के बाद में आपने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया। तो यहाँ पर कपास की जो जड़ें हैं वो गहरी अधिक है, सोयाबीन की जड़ें अधिक गहरी है, लेकिन गेहूं की जो जड़ें हैं वो सोयाबीन की अपेक्षा क्या होती है, कम गहरी होती है। इस प्रकार से गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें लगाई जाती है। सेकंड नंबर का जो सिद्धांत है वो है बिना फलीदार फसलों के बाद फलीदार फसल लगाना, या ये कह सकते हैं फलीदार फसलों के बाद अफलीदार फसल लगाना, या फलीदार के बाद में अफलीदार या फलीदार के बाद में अफलीदार। ऐसे कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एक बार फलीदार फसल लगाना और दूसरी बार गैर दलहनी फसल लगाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ आपने गंवार की फसल लगाई,
तो जो दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलों के अंदर मैंने पहले भी बताया है आपको, दाल वाली फसलों की जो जड़ें होती है, उन जड़ों के अंदर जो ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो वायुमंडल की एगुलेंसील नाइट्रोजन को विलयशील अवस्था में बदलता है, जिसके कारण मृदा के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, जैसे गंवार का यहाँ पर दलहनी फसल लगाई है आपने, तो यहाँ पर गंवार की फसल के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति की गई है। और उसके बाद आप गेहूं की फसल लगाओगे तो गेहूं की फसल का प्रोडक्शन क्या होगा, आपके ज्यादा होगा। या ये भी कह सकते हैं कि आपने है ना पहले गेहूं लगाया है तो गेहूं के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन का अभाव कर दिया है। अब यहाँ पर गंवार की फसल लगाकर उस नाइट्रोजन के अभाव को वापस आप रिकवर कर सकते हो। उसी प्रकार जैसे आपने रबी के अंदर उड़द लगा दिया, फिर उसके ये खरीफ में उड़द लगा दिया, फिर रबी की मक्का लगा दिया आपने, तो ये क्या होता है, जो उड़द ने मृदा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का अभाव हुआ था उसको वापस रिकवर किया और उसके बाद में आपने क्या लगा दिया, मक्का लगा दिया। इस प्रकार से आप लोग है ना जैसे फलीदार के बाद अफलीदार या गैर फलीदार फसलों को लगाकर मृदा उर्वरता को लंबे समय तक मेंटेन आप कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो थोड़ा सा है ना इसको ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है आपका, फसल चक्र में लगातार एक ही कुल की फसलों को नहीं बोना चाहिए। जैसे देखो अपन बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने गेहूं लगा दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना, गेहूं के बाद में आपने लगा दिया बाजरा लगा दिया, बाजरा के बाद में फिर आपने क्या लगा दिया, जैसे गेहूं लगा दिया, और उसके बाद आपने जैसे मक्का लगा दिया। तो यहाँ पर आपने एक नोटिस किया होगा कि जैसे आपका जो गेहूं है ग्रेमनी कुल का है, बाजरा ग्रेमनी कुल का है, आपका फिर गेहूं ग्रेमनी कुल का है, मक्का ग्रेमनी कुल का है, जिसे पोएसी या आप है ना जिसे पोएसी जो कुल होता है उस पोएसी या घास कुल ये जो आपके है ना फसलें हैं, तो आपने देखा होगा कि ये एक ही कुल की फसलों को आपने लगातार इस खेत के अंदर बोया। तो ये क्या होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता गेहूं को होती है वैसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता किसको होती है, बाजरा को होती है। तो जैसे गेहूं और बाजरा लगातार बोने के कारण उस मृदा के अंदर एलिमेंट्स की कमी हो गई, और वो एलिमेंट्स तीसरी ऋतु के अंदर आप जब गेहूं बोओगे तो वो एलिमेंट्स इनके द्वारा कम कर दिए गए हैं, इसलिए ये फसल क्या होती है, कमजोर होती है। इसलिए यहाँ पर जैसे ब्रेक डाउन करते अपन, और यहाँ पर जैसे आपका पल्स जो है दाल लगाते, फिर यहाँ पर जैसे और भी कोई क्रॉप लगा देते, फिर यहाँ पर दाल लगा दिया जाता, तो लगातार क्या होता है, एक ही कुल की फसल बोने से मृदा उर्वरता कम होती है। क्रॉप रोटेशन का तीसरा सिद्धांत ये कह रहा है कि आप है ना जैसे एक ही कुल की फसलों को लगातार न बोके बीच बीच में दलहनी फसलों को इसके अंदर सम्मिलित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका सिद्धांत था गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें बोना, दूसरा सिद्धांत था फलीदार के बाद अफलीदार फसलें बोना, तीसरा सिद्धांत है लगातार फसल चक्र में एक ही कुल की फसलों को नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलों को लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने आलू लगा दिया, आलू है आपका, गन्ना है, तो आपने देखा होगा जैसे आलू है, गन्ना है, ये मृदा के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे आपका जवार है, एक्सहॉस्टिव जिसको बोलते हो आप, एक्सहॉस्टिव का मतलब ये होता है मृदा से ज़्यादा पोषक तत्वों को ग्रहण करना। या जैसे कुछ सब्जियां हैं, तो यहाँ आपने लगातार ऐसी फसलें बोई जो मृदा से पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा ह्रास करती है। तो यहाँ जैसे आलू और आपने गन्ना बैक टू बैक बोया है, तो आलू के द्वारा मृदा में बहुत सारे पोषक तत्वों का क्या कर दिया गया, ह्रास कर दिया गया। अब नेक्स्ट आप है ना गन्ना लगाते हो, तो वहाँ पर गन्ने को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए गन्ने की जो फसल है वो क्या रहती है, कमजोर रहती है। यहाँ आपने बैक टू बैक बोने के बाद फिर जवार बो दिया। अब जवार क्या होता है, मृदा से ये भी बहुत ज्यादा पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन करेगी, अवशोषित करेगी। तो ऐसी करने से क्या होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसका बहुत ज्यादा ह्रास होता है, और मृदा के अंदर सॉइल फर्टिलिटी का ह्रास होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो मृदा उर्वरता कम हो गई और आपका फसल प्रोडक्शन आने वाले समय में लगातार गिरता जाता है। तो यहाँ पर अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल लगानी चाहिए कि जो भी न्यूट्रिएंट्स का अभाव हुआ है उसकी रिकवरी जो है वो वापस सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 5 है फार्म पर उपस्थित कृषि साधनों व आदानों की मात्रा को ध्यान में रखकर फसल चक्र बनाना चाहिए। देखो यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट ये कह रहा है
कि अपने जो खेत है, इस खेत के ऊपर जो भी रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन है, उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र के अंदर फसलों को शामिल करना चाहिए। यहाँ पर एक और मैं कहूँ तो इसका एक और सिद्धांत हो सकता है कि किसान की आवश्यकता के अनुसार फसलों को उगाना चाहिए। जैसे एक किसान है, फार्मर है, उसको ना जैसे खाद्यान्न भी चाहिए, जैसे खाद्यान्न चाहिए उसको, इसके अलावा जैसे दाल चाहिए, उसके अलावा जैसे उसको तिलहन चाहिए, इसके अलावा जैसे नकदी फसल भी उसको चाहिए। तो क्रॉप रोटेशन के अंदर जो किसान है वो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर धान ले ली उसने, उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा कि दालों के रूप में जैसे उसने और भी कोई क्रॉप ले ली, जैसे आपने चना ले लिया, यहाँ पर जैसे खरीफ है, यहाँ आपकी रबी है आपके, उसके बाद में जैसे उसने क्या ले लिया, जैसे आपकी जो नेक्स्ट खरीफ आती है उसमें जैसे मूंगफली ले लिया, आपने मूंगफली ले ली, उसके बाद उसने क्या ले लिया, जैसे गन्ना ले लिया। तो यहां पर देखा होगा जो किसान की प्रत्येक आवश्यकता जो है वो पूरी हो रही है। खाद्यान्न के रूप में धान उगाया उसने, दालों के रूप में चना उगाया उसने, तिलहन के रूप में मूंगफली उगाई है, और बेचने के लिए उसने क्या उगाया है, गन्ना। तो यहाँ पर जो किसान है, उस किसान की सभी चीज़ों की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो आसानी से हो सके, ऐसी चीज़ अपने को लगानी है। इस प्रकार से फसल चक्र की परिभाषा पढ़ी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा क्रॉप रोटेशन के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बारे में आप लोग जानकारी लिया आपने। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि क्रॉप रोटेशन का जो बेनिफिट है, उसके जो लाभ है वो लाभ कौन कौन से हैं, इसके लाभों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन के जो लाभ है उसमें पहला आता है मृदा उर्वरता में वृद्धि। जी हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फसल चक्र लगाते हो, उससे मृदा उर्वरता में क्या होती है, बहुत वृद्धि होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे गहरी जड़ वाली के बाद कम गहरी जड़ वाली बोने से वहां पर क्या होता है कि जो कम गहरी जड़ वाली फसल है वो क्या होती है, लगाने से मृदा गहराई में क्या होता है, पोषक तत्वों की रिकवरी अच्छी होती है। बीच बीच में दाल वाली फसल लगाने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, फसलों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन अगली फसलों के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, फसल प्रोडक्शन के अंदर क्या होती है, वृद्धि। तो पहला सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है मृदा उर्वरता में वृद्धि। नेक्स्ट आता है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि। आपने देखा होगा यदि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त है तो उस खेत के अंदर लगाए जाने वाले जो फसलें होती है उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि फसल के पौधों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा। तो फसल क्या होती है, उसका दाने का आकार है, उसका हाइट है, बीज का जो विगर है जिसे सीड विगर बोलते हो आप, ये सब चीजें अच्छी रहती है। फसल की गुणवत्ता में क्या होती है, बहुत वृद्धि होती है। एक आता है मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक दिशा में सुधार होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदा उर्वरता के अंदर ये तीनों चीजें सम्मिलित होती है। मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक सक्षमता में क्या होता है, सुधार होता है। यहाँ पर देखो क्यों होता है, जैसे आपने लगा दिया, धान लगा दिया, धान के बाद में आपने आलू लगा दिया, और आलू के बाद में जैसे आपने गन्ना लगा दिया। अब देखो ये जो क्रॉप रोटेशन जो आपने लिया है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन है, अब यदि ये चीज न लेके जैसे आपने यहाँ पर धान लगा दिया, धान के बाद यहाँ आप चना लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, आप चना लगा दो, उसके बाद में जैसे और भी कोई क्रॉप है जैसे मक्का है आपने, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी कि इसकी अपेक्षा इसकी फर्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि यहाँ जैसे धान, आलू, गन्ना तीनों क्रॉप ऐसी है जिसको वाटर रिक्वायरमेंट इनकी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अब यहाँ पर ऐसा करने से, लगातार खेत में ज्यादा सिंचाई करने से मृदा की जो वायु संचार है, फिजिकल कंडीशन है, वो का बिल्कुल खराब होती है। तो धान, उसके बाद में जैसे चना है, बिल्कुल आपकी ढेलेदार मृदाओं में लगता है। मृदा का जो एयर जो स्पेस होता है या एयर का जो आवागमन होता है बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप मक्का लगाते हो। तो कुल मिला के ऐसा करने से मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक क्षमता में बहुत अच्छा सुधार होता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मृदा उर्वरता में वृद्धि होगी, फसल की गुणवत्ता या उत्पादों के अंदर गुणवत्ता में बढ़ोतरी, मृदा की जैविक, भौतिक, रासायनिक शक्ति में सुधार होता है। नेक्स्ट आता है वीड कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां बात करेंगे जो खरपतवार नियंत्रण है वो किस प्रकार से होता है। तो यहां पर देखा, जैसे आपने एक फसल लगाई, जैसे गेहूं की फसल लगाई, गेहूं के बाद में जैसे आपने हो सकता है यहाँ मक्का लगा दिया, फिर नेक्स्ट ऋतु के अंदर आपने क्या लगाया, गेहूं। तो यहाँ देखिएगा जैसे आपका जो बथुआ है, गेहूं के अंदर चौड़ी पत्ती वाला जो खरपतवार है वो बथुआ है आपका। एक आता है जैसे खरबथुआ है,
उसके बाद में जैसे मक्का के अंदर जैसे आपने देखा होगा जंगली चौलाई है, इसके अलावा गेहूं के अंदर वही फिर बथुआ। तो आपने जैसे ऐसा किया है, ये क्रॉप रोटेशन लिया है आपने, जिसके अंदर आपने गेहूं है, मक्का है, फिर गेहूं लगा दिया, फिर आपने मक्का लगा दिया। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी गेहूं की फसल है, इस गेहूं की फसल में लगने वाले ये जो बथुआ है, खरबथुआ है, ये परमानेंट से खरपतवार है इसके। ये क्या होता है, इसमें उगने वाले ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। तो अब आप यदि बैक टू बैक जैसे ये आपने खरीफ में किया या आपने रबी में किया, लेकिन नेक्स्ट ऋतु के अंदर यहाँ आपने रबी के अंदर फिर जैसे गेहूं लगा दिया, तो ये आपकी मृदा के अंदर बथुआ और खरबथुआ के जो बीज है वो वापस ग्रो होते हैं, और वो उगने के बाद वो है ना इसमें गेहूं की फसल में काफी नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर इस क्रॉप रोटेशन को अपन ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपने गेहूं लगाया, यहाँ आपने मक्का लगाया, तो यहाँ आप है ना जैसे अदर क्रॉप लगाओ, आप यहाँ पर कोई दूसरी फसल लगा सकते हो, जैसे चना है आप चना लगा सकते हो, यहाँ मक्का की बजाय जैसे आप है ना तिल लगा सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि गेहूं की फसल का आपने नेक्स्ट ऋतु के अंदर जो आपकी वापस रबी आएगा उसमें रोटेट किया है। जैसे गेहूं में गेहूं सा उगता है, तो गेहूं सा किस में उगेगा, गेहूं में। यदि यहाँ आपने चना लगा दिया तो कुल मिला के जो गेहूं सा है वो नहीं लगेगा। तो ये चीजें बेटा आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है। और खरपतवार नियंत्रण कैसे होगा, यदि आप रोटेशन के हिसाब से फसल बोते हो तो क्या होता है, खरपतवार को उगने के लिए वहां पर एक अच्छा क्लाइमेट नहीं मिल पाता। जैसे आपने फसल संबंध के आधार पे जो खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा, उसमें एक पढ़ा आपने सूक्ष्म जलवायु खरपतवार की रिजका और बरसीम के साथ साथ कासनी खरपतवार हमेशा उग जाता है। यदि बैक टू बैक खेत के अंदर ऐसा करोगे तो कासनी खरपतवार ज्यादा होगा। इसलिए अपन यहाँ पर क्या देखते हैं, ब्रेक देते हैं, एक नई फसल बीज के अंदर लाकर उगाते हैं ताकि जो बरसीम है वो उगना बंद हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका जैसे कीट व रोगों को शरण। एक चीज आपने पढ़ी जैसे मक्का का डाउनी मिल्ड्यू, मक्का का जो डाउनी मिल्ड्यू है आपने पढ़ा कि जो मक्का है, मक्का का जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो किस खरपतवार पे शरण लेता है, कांस के ऊपर। उसी प्रकार जैसे कुकरबीट्स है आपका, ये मैंने आपको जब खरपतवार पढ़ाया उसमें मैंने बताया कुकरबिट्स के ऊपर लगने वाला वूली एफिड है वो हिरनखुरीप के ऊपर शरण लेता है। तो यहां पर आप क्रॉप रोटेशन के तहत मक्का का डाउनी मिल्ड्यू है उसको नष्ट कर सकते हो, जो आपका कुकरबिट्स का जो आपका हिरनखुरी है उसको नष्ट कर सकते हो। तो यहां पर देखो क्या करना है, जैसे आपने मक्का लगा दिया, मक्का के बाद में गेहूं लगाया, उसके बाद फिर मक्का लगाया आपने, तो आपने देखा होगा मक्का की फसल के कंप्लीट होने के बाद ये जो कांस है, इस कांस के ऊपर आपका जो मक्का का डाउनी मिल्ड्यू का जो पैथोजन होता है, बात करेंगे पैथोजन क्या होता है। पैथोजन जो डिजीज फैलाने का काम करते हैं वो क्या होते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर मक्का का जो पैथोजन है मक्का की फसल के काटने के बाद कांस के ऊपर आएगा। तो ये कांस और मक्का और गेहूं है ये एक ही आपने देखा होगा एक ही जैसे फैमिली के प्लांट है। तो यहाँ पर जैसे मक्का जो आपने है, मक्का के बाद में यहाँ आप चना लगा दो ताकि ये कांस क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। उसके बाद में यहाँ जैसे मक्का न लगा के आप अदर क्रॉप लगाओ, जैसे तिल की फसल ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये कांस के ऊपर जो आपका पैथोजन था, रोग कारक था, वो वापस मक्का की फसल लगाने के बाद इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपने क्या रोटेट किया है, मक्का चना तिल या मक्का गेहूं फिर तिल भी लगा सकते हो, मक्का को भी आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो। इस प्रणाली के तहत अपन क्या कर सकते हैं कि कीट कंट्रोल भी अपन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है किसान की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। अभी मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल दिया कि खाद्यान्न के लिए उसने धान लगाया है, दाल के लिए उसने चना लगाया है, तिल के लिए उसने मूंगफली लगाई है, और उसने आय प्राप्त करने के लिए कपास या गन्ने में से किसी एक फसल को बोया है उसने। तो कुल मिला के ऐसा करने से किसान की घरेलू आवश्यकताएं हैं, खाद्यान्न चाहिए,
उसके पास दाल चाहिए, उसको तेल चाहिए, इसके अलावा जैसे उसको नगद पैसा चाहिए, तो इस प्रकार से वो सब चीज कर सकता है। एक आता है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार की बात करेंगे। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो यह है कि क्रॉप रोटेशन अपनाने से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके बाद अपन बात करेंगे उचित फसल चक्र के मुख्य उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा एक बार वापस अपन रिवीजन करते हैं आज की जो क्लास थी। आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बात करेंगे फसल चक्र की। फसल चक्र की जो डेफिनेशन थी, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को अदल बदल कर बोना, जिससे मृदा उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे। क्रॉप रोटेशन का जो समय होता है लगभग 2 से 5 वर्ष का होता है आपके। उसके बाद अपन बात कर रहे थे जो फसल चक्र के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसल बोना, जिसे कपास के बाद गेहूं, सोयाबीन के बाद में आपने क्या लगाया है, गेहूं लगाया है। एक ही कुल की फसलों को लगातार न बोना। एक आता है दलहनी फसलों के बाद गैर दलहनी फसल बोना, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल को बोना, कीट व रोगों को शरण देने वाली के बाद में कम कीट व रोगों को शरण देने वाली फसल बोना। तो इस प्रकार आपने जिसे प्रिंसिपल लिए। उसके बाद इसकी जो बेनिफिट की बात कर रहे थे, मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है, फसल गुणवत्ता में वृद्धि होती है, किसान की आर्थिक आय में सुधार होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है, कीट व रोगों का कंट्रोल होता है। ये सब चीजें आपने क्रॉप रोटेशन के बेनिफिट पढ़े। उसके बाद अपन बात करेंगे कुछ फसल चक्र के जो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर जैसे एक होता है 1 वर्षीय फसल चक्र। सबसे पहले बात करेंगे कि 1 वर्षीय जो फसल चक्र है ये क्या होता है। जैसे मोस्टली अपनी 3 ऋतुएं होती है। एक होता है जिसे क्रॉप रोटेशन आपकी खरीफ से स्टार्ट होता है, खरीफ है, रबी है आपका, एक आता है जायद है। तो यहाँ पर आपने 1 वर्ष में कितनी फसल लगाई है वो 1 वर्ष से फसल चक्र के अंदर सम्मिलित है। जैसे आपने देखा होगा खरीफ के अंदर यहाँ बाजरा लगाया, रबी में आपने सरसों लगा दिया। जो तिल है, तिल आपने खरीफ में लगा दिया, रबी में आपने गेहूं लगा दिया। यहाँ खरीफ के अंदर गंवार लगा दिया, रबी में आपने गेहूं लगा दिया। सोयाबीन खरीफ के अंदर लगा दी और रबी के अंदर आपने क्या लगा दी, गेहूं लगा दी। तो ये आपके 1 वर्ष से क्रॉप रोटेशन है। यहाँ देखो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, क्रॉप की इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ आप सबसे पहले फसल चक्र को देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका द्विवर्षीय फसल चक्र। यहाँ द्विवर्षीय जो फसल चक्र है इसमें बात करेंगे कि 2 वर्ष में आप कितनी फसल लगा रहे हो। जैसे आपने देखा होगा ये आपका खरीफ है, ये आपका रबी है, फिर खरीफ में क्या लगा दिया, बाजरा लगा दिया, फिर रबी में क्या लगा दिया, चना लगा दिया। तो यहाँ पर जो क्रॉप रोटेशन है ये किस प्रकार का है फसल चक्र, ये द्विवर्षीय है। जैसे आपने देखा होगा खरीफ के अंदर मक्का, रबी में गेहूं, खरीफ में उड़द है, रबी के अंदर आपका क्या है, सरसों है, खरीफ में कपास है, रबी में गेहूं है, फिर खरीफ में गंवार है, रबी में क्या है, सरसों है। ये क्या है आपका द्विवर्षीय फसल चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यहाँ पर नोटिस कीजिएगा इसको। एक आता है त्रिवर्षीय फसल चक्र। तो यहाँ पर त्रिवर्षीय जो फसल चक्र होता है उसकी बात करेंगे। जिसे आपने खरीफ के अंदर मक्का लगाया, रबी के अंदर आपने क्या लगाया, जिसे गन्ना लगाया, फिर खरीफ के अंदर आपने क्या लगा दिया, जिसे धान लगा दिया, और रबी के अंदर आपने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। तो यहाँ पर जो गन्ना होता है, गन्ना अकेला 1 वर्षीय होता है। तो यहाँ पर ये आपका लगभग 2.5 वर्षीय हो जाता है। तो कभी भी 2.5 वर्षीय नहीं होता, वो 3 वर्षीय के अंदर सम्मिलित होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कपास है आपका, मेथी है आपका, उसके बाद में फिर गन्ना है, फिर आपके धान हो गया। तो 1 ये आपके 2 और ये आपका 2.5। तो ये 2.5 कभी भी 2.5 नहीं होगा। इसको 3 वर्षीय फसल चक्र के अंदर अपन क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिवर्षीय फसल चक्र हो गया। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक होता है फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी।
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जिसे इसको बोलेंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फसल चक्र जो सघनता है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी CRI है, इसका एक फॉर्मूला आता है, नंबर्स ऑफ क्रॉप होता है और एक होता है नंबर्स ऑफ ईयर होता है। तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो है वो है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि इंटू 100। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आप लो, आप यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि निम्न में से दिए गई फसलों का फसल चक्र सघनता ज्ञात कीजिए। तो धान है, गेहूं है, गंवार है, आपका सरसों है। तो यहाँ देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे ये आपने खरीफ के अंदर क्या लगाया है, धान लगाया है। उसके बाद रबी के अंदर क्या लगाया उसने, रबी के अंदर क्या लगाया उसने, गेहूं। फिर खरीफ के अंदर उसने क्या लगाया है, गंवार लगाया है। और रबी के अंदर उसने क्या लगा दिया, सरसों लगा दिया। तो यहां पर देखो फसल चक्र में फसलों की संख्या, तो यहां बात करेंगे CRI बराबर नंबर्स ऑफ क्रॉप। तो नंबर्स ऑफ क्रॉप की बात करेंगे 1 2 3 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझिएगा। सबसे पहले नंबर्स ऑफ क्रॉप है वो है 4। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप की बात करेंगे, यहाँ धान, गेहूं, गंवार और सरसों का जो ये क्रॉप रोटेशन है वो कैसा है। तो देखो यहाँ 1 वर्ष और यहाँ 1 वर्ष, तो 1 + 1 कितना हो गया आपके 2 वर्ष, इंटू क्या होगा 100। तो यहाँ पर इसकी जो CRI है वो कितनी होगी 200%। ऐसा एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि दिए गए फसल चक्र में फसल सघनता ज्ञात कीजिए, धान, गेहूं, गंवार, सरसों की जो फसलों की संख्या 4 हो गई। ये क्रॉप रोटेशन जो है आपका ये 2 वर्षीय हो गया। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ क्रॉप और यहाँ पर होता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इंटू 100 बराबर कितना हो गया आपके 200। तो यहाँ पर ऐसे 200 आप है ना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, बेसिक आप इनकी जानकारी ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे इसका पहला जो एक एग्जाम्पल जिसे मैं आपको और समझा देता हूँ, या आप है ना जिसे नियमों के तहत एग्जाम्पल समझोगे थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिट होता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारी समझ में नहीं आया, ये एग्जाम्पल के तहत अपना जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है वो आंसर में नहीं आ रहा। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, देखो फसल चक्र के उदाहरण में यदि मिश्रित फसल दी हुई हो, यहाँ पे सबसे पहला जो इसका रूल है, यदि आप फसल चक्र के अंदर यदि आपको मिश्रित फसल दे रखा है, जिसे आपने देखा होगा खरीफ के अंदर उसने धान लगाया और रबी के अंदर क्या लगाया उसने चना, और चने के साथ क्या लगा दिया उसने सरसों। तो यहाँ पर ये जो प्लस है ये क्या कहना चाह रहा है, मिश्रित फसल। ये रूल आपको ध्यान में रखना होगा। मिश्रित फसल दी गई है तो फसल की संख्या व समय दोनों में से एक ही काउंट होगा। अब जैसे आपको लगता है यहाँ पर धान, चना, सरसों, मक्का, गेहूं, तो आपको लगता है कि यहाँ नंबर्स ऑफ जो क्रॉप है वो कितनी है 5 है, बाकी ऐसा नहीं है। यहाँ देखो चना और जो सरसों है ये मिश्रित फसल के रूप में है, तो इनको एक ही क्रॉप में शामिल करना होगा। तो 5 की जगह यहाँ पर नंबर्स ऑफ क्रॉप जो है CRI बराबर 4। यहाँ पर फसलों की संख्या कितनी है 4, क्योंकि ये मिश्रित फसल है, दोनों में एक ही बार शामिल करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर समय में भी दोनों को एक ही बार काउंट करते हैं। खरीफ हो गया, रबी हो गया, फिर उसके बाद में फिर खरीफ हो गया, फिर रबी हो गया। तो 1 वर्ष तो हो गया ये और 1 वर्ष हो गया आपके ये, क्योंकि ये जो चना है वो चना और सरसों को आपने मिक्सड क्रॉपिंग के तहत आपने उगाया है, इसलिए फसल चक्र की संख्या में और फसल की संख्या में ये एक ही बार काउंट होता है। इसलिए यहाँ 4/2 इंटू क्या होगा 100। तो यहाँ CRI जो होगा वो कितना होगा 200%। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर फर्स्ट अपने को ये कह रहा है कि आपके सामने एग्जाम्पल यदि मिश्रित क्रॉप्स का दिया हुआ हो, और मिश्रित क्रॉप्स में क्या होता है दोनों फसलों के बीच में आपके धनात्मक सिंबल्स दिया हुआ रहता है, प्लस दिया हुआ रहता है। इसका मतलब ये आपको एक ही समय में और एक ही क्रॉप में आपको काउंट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल ये भी कहते हैं इसके, जैसे फसल चक्र में जब पड़त छोड़ी जाती है,
फसल चक्र में जब पड़त छोड़ी जाती है तो फसल की संख्या में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन फसल चक्र की अवधि में उसे शामिल किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट था आपका, रूल नंबर फर्स्ट ये था, मिश्रित फसल को समय और फसल की संख्या दोनों में एक ही बार काउंट करेंगे। रूल नंबर सेकंड जो अपना है वो ये कह रहा है कि फसल चक्र के अंदर यदि आपने पड़त छोड़ा है तो फसल की संख्या में काउंट नहीं होगा, लेकिन उसको समय में शामिल किया जाता है। जैसे आपने खरीफ के अंदर लगाया गन्ना, रबी में क्या छोड़ दिया उसको, पड़त, फिर उसने खरीफ में क्या लगाया आपने, धान, और रबी में क्या लगा दिया आपने, चना। तो यहां नंबर्स ऑफ क्रॉप की बात करेंगे तो नंबर्स ऑफ क्रॉप कितना है, 3 है, क्योंकि यहां पड़त को सम्मिलित नहीं करेंगे। यहां अपन बात करेंगे गन्ना आपका 1 वर्षीय है, फिर ये 1 वर्षीय हो गया और ये 2.5, तो 2.5 कभी नहीं होता, इसको अपन मानेंगे 3 वर्षीय ये क्रॉप रोटेशन है। तो इसकी जो CRI है वो कितनी है, 100%। इसकी CRI जो है वो कितनी है, 100% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां गन्ना 1 वर्षीय है, पड़त आपके समय लिया है, धान गन्ना, ये धान चना, तो ये क्रॉप रोटेशन आपका 3 वर्षीय है। 3 वर्षीय क्रॉप रोटेशन में आपने फसल ली है 3, CI जो है इसकी CRI वो कितनी हो गई आपके, 100। नंबर 3 जो एग्जाम ये रूल है आपका, जब फसल चक्र में हरी खाद दी हुई हो, फसल चक्र में हरी खाद दी हुई हो तो हरी खाद को फसल की संख्या में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन फसल के समय में शामिल किया जाता है। जैसे यहां पर जो सनई है ये ग्रीन मैन्योर है आपके। यहां बात करेंगे जैसे गन्ना आपका 1 वर्षीय है, यह आपका 1 ऋतु की है, तो ये आपका जो ड्यूरेशन है वो हो गया द्विवर्षीय। लेकिन यहां नंबर्स ऑफ क्रॉप की बात करें तो सनई यहां पर क्या, ग्रीन मैन्योर है, तो ग्रीन मैन्योर को फसल की संख्या में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फसल चक्र की अवधि में उसे शामिल किया जाता है। तो इसका जो CRI परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 50%। पहला रूल था मिश्रित फसलों को समय और फसल में एक ही बार काउंट करेंगे, पड़त को समय में काउंट किया जाता है, फसल की संख्या में काउंट नहीं किया जाता। इसके अलावा हरी खाद को समय में काउंट नहीं, ये समय में काउंट किया जाता है लेकिन फसल की संख्या में काउंट नहीं किया जाता। ये आपके 3 रूल कंप्लीट हो गए। इसके अलावा देखो कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहां और देख सकते हैं, जैसे कि सर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। जैसे यहां आ गए आपके पास धान, यहां आपके पास आ गया धान, यहां दे दिया आपको चना, और यहां दे दिया आपको गन्ना, पेडी, और यहां दे दिया आपको आलू। देखिएगा यहां ये आपका खरीफ का है, यह आपका रबी का है। इसने खरीफ प्लस रबी दोनों को क्या किया है, वो किया है। तो गन्ना अकेला 1 वर्षीय होता है, तो उसके साथ पेडी, पेडी की बात करेंगे रेटन क्रॉप है, तो ये आपका कितना हो गया, द्विवर्षीय हो गया। तो गन्ना जो पेडी है ये क्या है आपका, द्विवर्षीय है। यहां आलू है, आलू आपकी 6 माही क्रॉप है, लेकिन यहां आपके किसमें सम्मिलित होगा ये, या आलू को आप एक बार छोड़िएगा, इन्हीं को देखिए। तो यहां पे नंबर्स ऑफ क्रॉप है, धान है, चना है, गन्ना है, नंबर्स ऑफ क्रॉप कितना है, 3 है। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप की बात करें तो 2 वर्षीय गन्ना है आपके और 1 वर्षीय चना और धान है, तो इसका जो CRI होगा वो कितना होगा आपके, 100% होगा। ऐसे एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। यदि आपके सामने ऐसा दिया हुआ हो, धान, गेहूं, मूंग, तो यहां पर देखिएगा खरीफ ये आपका रबी, और यहां जो मूंग है वो क्या है, जायद है। नंबर्स ऑफ क्रॉप कितना है आपका, 3, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप कितना है, 1, तो यहां पर इसकी जो CRI होगी वो कितना होगा, 300,
बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या आपके सामने ऐसा ना दिया हुआ हो, आपके सामने ऐसा दिया हुआ हो जैसे धान है आपका, जैसे पड़त है, उसके बाद में जैसे आपका मक्का है, उसके बाद में जैसे आपका गेहूं है। तो यहां पर देखा होगा आपने पड़त देखा है, नंबर्स ऑफ क्रॉप में काउंट नहीं होगा लेकिन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप में काउंट होगा। एक वर्षीय यह है, एक वर्षीय यह है, यह आपका कितना हो गया 150%। तो जो भी रूल्स आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं मैंने उनके ऊपर टिप्पणी की है, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करना है, आपको वापस पुनः देखना है। और फिर भी आपके कोई दिक्कत होती है तो आप चैट के अंदर आप है ना मेरे से बात कर सकते हो, आप अपने कॉल्स पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे को कुछ एग्जांपल्स भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन सहित आंसर दूंगा। उसके अलावा नेक्स्ट आता है, एक आता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी और एक आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो यहां पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो क्या है, यहां पर देखा होगा आपने सीआई की बात करेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये जो आपकी सीआई है कुल कृषि क्षेत्र, यहां पर कुल कृषि जो क्षेत्रफल है, एक आता है शुद्ध कृषि क्षेत्रफल, नेट क्रॉपिंग एरिया। यहां सबसे पहले देखो एक किसान है और उस किसान के पास एक खेत है, वो खेत है उसके पास 20 हेक्टेयर। वो खेत कितना है 20 हेक्टेयर उसके पास खेत है। अब ये जो किसान है, ऋतु 3 होती है, खरीफ, रबी और जायद। इस किसान ने वहां पर क्या किया है समझना एक बार आप, कि खरीफ के अंदर उसने 20 हेक्टेयर के ऊपर कृषि कर दी, उसके बाद रबी के अंदर उसने 10 हेक्टेयर में कृषि कर दी और जायद में भी उसने क्या कर दी 10 हेक्टेयर के ऊपर उसने कृषि कार्य कर दिया। सभी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि इंटू 100, यहां पर कुल कृषिगत क्षेत्र और शुद्ध कृषिगत क्षेत्र। तो यहां अपन बात करेंगे कि किसान के पास जो एरिया है वो कितना है 20 हेक्टेयर है। यहां 20 हेक्टेयर है जिसमें उसने रबी के अंदर क्या किया है 20 हेक्टेयर के ऊपर उसने कृषि की है, रबी के अंदर 10 हेक्टेयर में की है और जायद में कितनी की है उसने 10 हेक्टेयर के अंदर। तो यहां पर इसकी सीआई कैसे निकालोगे आप, तो उसने एक वर्ष में उसने क्या किया है 20 और 20 40 हेक्टेयर उसने कृषि कार्य किया है। तो यहां पर देखो 40/20 इंटू क्या होगा 100। तो यहां इसकी जो सीआई होगी वो कितनी होगी, वो सीआई होगी आपके 200%। सर कैसे निकाला आपने, तो यहां बात करेंगे उसके पास हेक्टेयर है 20 हेक्टेयर, ऋतु 3 है, खरीफ है, रबी है, जायद है। खरीफ में पूरी पे बुआई की इसने, रबी में हाफ पे की और जायद में हाफ पे की। तो यहां पर उसका जो कृषिगत क्षेत्र था वो कितना हो गया 40 हेक्टेयर, उसके पास था कितना 20। तो यहां पर इसकी सीआई जो है वो कितनी है 120। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको कि एक किसान है उसके पास 10 हेक्टेयर जमीन है, इसमें उसने खरीफ के अंदर क्या किया है 8 हेक्टेयर के अंदर बुआई की है, रबी के अंदर उसने क्या किया है 10 हेक्टेयर पे बुआई की है और जायद में उसने क्या किया है, जायद में भी उसने
10 हेक्टेयर में क्या की है, बुआई की है, तो उसका CI कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप, या इसको अपन ये कह सकते हैं, यहाँ 2 कर लीजिएगा आप। तो यहाँ देखो 8 + 10 + 2 ये आपका होता है 20। तो 20/10 इंटू क्या होगा 100। तो इसका जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितना होगा 20%। किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल्स आपके सामने आता है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो बात करेंगे भारत का जो फसल सघनता है वो कितनी है आपका 140। कुछ किताबों में 138 था, कुछ किताबों में 141 भी आता है। आप इसको एवरेज मानिएगा। भारत का जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो 140 है आपका। राजस्थान की फसल सघनता अभी संशय में है, लेकिन अभी याद कीजिएगा कुछ किताबों में 128 से लेके 130 और कुछ किताब तो 143 भी आंसर दे रही है। ठीक है, अभी इसको आपको मानना नहीं है, मैं और लास्ट के अंदर डेटा आपको दूंगा। तो यहाँ भारत की जो फसल सघनता है वो 140 है, राजस्थान की 130 है। इसके अलावा कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे एक आता है शुद्ध कृषित क्षेत्रफल क्या होता है। भौगोलिक क्षेत्र या भूमि का वह भाग जो कृषि योग्य उपलब्ध है। जो कृषि के लिए योग्य उपलब्ध जो आपका एरिया है वो शुद्ध कृषित क्षेत्र है। राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र आपका 169, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान का शुद्ध कृषि योग्य जो क्षेत्र है वो कितना है 169 लाख, और भारत का कितना है वो है 142 मिलियन हेक्टेयर, MH जिसको बोलेंगे। कुल कृषित क्षेत्रफल, इसमें कुल बोया गया क्षेत्रफल भी कहते हैं। यह क्षेत्र वह होता है जब खरीफ, रबी और जायद में फसलें बोई जाती है। इस प्रकार से आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। मैं जहाँ तक समझ रहा था सभी स्टूडेंट्स आप इसको आसानी से समझ चुके हो। कोई भी इस टॉपिक में परेशानी होगी, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे पुटअप करवाए हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे सॉइल टिलेज की। धन्यवाद।